जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा, जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा, देख्नेले देखी जान्छ, बुझ्नेले बुझी जान्छ, भेट्नेले भेटी जान्छ नि। मज़ाहिया ड्रामा चैनपुर की दास्तान। इस नाटक की सारी कहानी, सारे किरदार और सारे हादसा झूठे हैं। इसे सच्चा साबित करने वाले को बिहार जेल में डाल दिया जाए। ये कहानी उस वक्त की है जब हिंदुस्तान में बेईमानी थी, रिश्वतखोरी थी और भ्रष्टाचार था। बहुत पुरानी बात है कि अंग्रेजों की कैद से हिंदुस्तान आजाद हुआ, लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, पूरा मुल्क सदियों से पांव में पड़े गुलामे के जंजीरें तोड़कर आजादी की सांस ले रहा था। हर तरफ उमंग थी, जोश था, लोग खुशी से पागल हो जा रहे थे। लेकिन आजादी का जश्न मनाने के बाद मुल्क के नेताओं को महसूस हुआ कि आजादी हासिल कर लेना आसान था, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। पुरानी बीमारियां, नौकरशाही, लेन देन, रिश्वत और जमाखोरी के बाद तेज बह रही थी कि मजबूर होकर हमारी सरकार को गुस्से में कहना पड़ा, बेईमान और जमाखोर व्यापारियों को सबसे नजदीक के लैंप पोस्ट से लटका दिया जाएगा। इस धमकी का नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए, यानी ये सारी बीमारियां देश से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी एक कोने में, किसी भी एक कोने में, किसी भी एक कोने में एक रियासत ऐसी भी थी जो कि इन सारी धमकियों से बेखबर अपनी छोटी सी आबादी में इन सारी बुराइयों को बड़े प्यार से गले से लगाए हुए थी। इस रियासत का नाम था चैनपुर। इसके सरपरस्त इस रियासत के नाम की तरह ही चैन की बंसी बजा रहे थे, और सिर्फ बंसी नहीं बल्कि बैंड भी बजा रहे थे। आइए इस बैंड पार्टी के मेंबरों से आप सभी का परिचय करवाएं। चैनपुर के पोस्ट ऑफिस के सीधे साधे पोस्टमास्टर श्री खोजीलाल जिज्ञासु जी की एक खास आदत है कि डाक में आने जाने वाली ज्यादातर चिट्ठियों को खोलकर पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके भविष्य का फैसला करते हैं। अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं तो जवाब मिलेगा, दरअसल काम का बोझ इतना रहता है कि शहर के लोगों से मिलना जुलना हो नहीं पाता। यहाँ कोई अखबार भी नहीं छपता जिससे ये पता चल सके कि किसके घर में क्या हो रहा है। इसीलिए बस इन चिट्ठियों के सहारे अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेता हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि अपने शहर की सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखूं। आप कहेंगे कि हरकत खिलाफे कानून है तो इनका जवाब होगा, अरे ये क्या दिल्ली वाली बातें करते हैं आप भी। अरे चैनपुर की इंडिया इतनी दूर टंगी हुई है कि कानून की यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और फिर यहाँ का कानून तो हम खुद ही है। ये हैं चैनपुर के सिविल सर्जन श्री जालिम सिंह। सरकारी अस्पतालों में ये मरीजों को काफी कम देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे सबका मुफ्त में इलाज करना पड़ता है। इसलिए इनका ज्यादातर वक्त अपने बंगले पर गुजरता है जहाँ ये मरीजों से अपनी मर्जी के मुताबिक फीस हासिल कर लेते हैं। इनकी आमदनी का एक और सहारा है चैनपुर का इकलौता मेडिकल स्टोर संजीवनी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि सरकार के तरफ से जितनी भी दवाइयाँ अस्पताल के लिए आती हैं वो इनके इसी दुकान संजीवनी पे बेची जाती हैं। शराब बहुत पीते हैं, ये ऑपरेशन करने से कतराते हैं। बहुत तगड़ी फीस का लालच ही इन्हें ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा सकता है, लेकिन नुकसान इन्हीं का होता है। अभी 15 दिन पहले सेठ गेंदामल का ऑपरेशन किया था, तभी से मेरे घरे में मिल रही है, पूरे 4000 की थी। राजा साहब का जो काम ठीक किया था तो उन्होंने इनाम में दी थी।
खाली सोने का कवर था और ऊपर से कीमती नगीने जड़े हुए थे। सेठ गेंदामल से मुझे क्या मिला? सिर्फ 2000 रुपए। उफ, यानी पूरे 2000 के नुकसान। तब से ये बेचारे सेठ गेंडामल के पीछे पड़े हुए हैं कि दोबारा इनसे ऑपरेशन करा ले। इस बार तो पूरे 5 रुपए का डिस्काउंट देने को भी तैयार हूँ, लेकिन वो बुज़दिल राजी नहीं हो रहा है और मेरी गाड़ी हड़प के बैठा हुआ है। और ये है यहाँ की छोटी अदालत में इंसाफ निभाने की जिम्मेदारी उठाने वाले जज साहब श्री पीएन तरफदार। श्री तरफदार जी की थ्योरी है कि इंसाफ अंधा नहीं बल्कि काड़ा होता है। यस, अगर दोनों आंखें बंद हो तो मुकदमों को सिर्फ टटोल सकते हो, उसका इंसाफ नहीं कर सकते। इसलिए इनकी इकलौती आंख तराजू के उस पलड़े पर रहती है जिस पर माल ज्यादा होता है। यानी जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड। यानी इंसाफ में देरी करना भी एक तरह की नाइंसाफी है। इस बात को मानते हुए ये इंसाफ करने में इतनी मुस्तैदी और फुर्ती बरतते हैं कि अक्सर मुकदमों का फैसला अदालत में जाने से पहले इनके बंगले पर ही हो जाता है। इस मुस्तैदी और फुर्ती की एक और भी वजह है। रिटायर हो चुका हूँ, ऑलरेडी एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ। अब बुढ़ापे का भी तो ख्याल रखना है। यूं मकान है, खेत है, बगीचा है, बस एक डेयरी और पोल्ट्री फार्म खोलने का इरादा है। जिंदगी के आखिरी दिन अगर भैंस और मुर्गियों के बीच गुजर जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है। ये है चैनपुर के एक और महान आत्मा, यहाँ के कोतवाली के कोतवाल या श्री दरोगा मान सिंह बैरागी। इनका नाम सुनकर अगर आपको डाकू मान सिंह की याद आती है तो ये महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि श्री मान सिंह बैरागी ही चैनपुर के इकलौते ऐसे हस्ती हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, बंदूक उठाने की डाकू लाखन सिंह ने कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने उसके कदमों में गिरकर इतना दिलकश मुजाहरा किया था कि उस जालिम को भी इन पर रहम आ गया और इन्हें दूसरी जिंदगी मिल गई। तभी से इनका झुकाव फलसफे की तरफ हो गया और इस फानी दुनिया की हकीकतों को जानकर इनका दिल बेजार और बेनयाज हो गया। इतना बेनयाज कि इन्होंने अपना तखल्लुस बैरागी रख लिया। अब एकदम निर्लिप्त और डिटैच रहते हैं। इनका कहना है कि ईश्वर ने इस असार संसार को बनाया है। अगर दिन बनाया है तो रात भी बनाई है, अगर अच्छाई बनाई है तो बुराई भी बनाई है। रात के बिना दिन बेकार है, बुराई के बिना अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। अपराध जितना ज्यादा बढ़ेगा, उसका नतीजा उतना ही अच्छा मिलेगा। और फिर जो जो जब जब होना है, सो तब तब होता है। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर मेरी क्या हस्ती जो परमात्मा के काम में दखल दूं। बोल सियावर रामचंद्र की। और ये है चैनपुर की बैंड पार्टी के आखिरी लेकिन सबसे अहम मेंबर जनाब दिलदार का बेमुरब्बत। इस रियासत के दीवान, पूरी रियासत की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। हर आदमी इनके लिए जवाबदेह है। ये भी जवाबदेह है, लेकिन राजा साहब के साथ सिर्फ एक शख्स के लिए, इनकी बीवी तमन्ना बेगम। अच्छा, तो यहाँ तो मैं बैठी हूँ तो मुझे याद है उसके साथ, और वहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। अरे शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है या घोलकर पी गए हो? कब से ढूंढती फिर रही हो तुम्हें? जमीन आसमान छान डाला और तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। बेगम, गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो झंडा फहरा रहे थे। झंडा फहरा रहे थे? ये तो नया झंडा है। हाँ बेगम, पुराना वाला काफी फट गया था। फट गया था? अच्छा, तो झंडे के फटने की इतनी फिक्र है, और मेरे दुपट्टे जो फटकर चितरा चितरा हो गए हैं, उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई दर्द नहीं है। कितने दिनों से चिल्ला रही हूँ कि नए दुपट्टे ला दो, नए दुपट्टे ला दो, लेकिन तुम्हारे कान पर जू नहीं रहेंगी और फिजूल से झंडे पर इतने पैसे बर्बाद कर दिए। राजा साहब का हुक्म था बेगम। पिछला वाला पहचान में नहीं आ रहा था कि किस रियासत का है। स्कूलों में बच्चे गलत ड्राइंग बनाने लगे थे। ड्राइंग ब्राइंग गई भाड़ में, मेरे दुपट्टे का भी ख्याल करो, वरना मैं भी पहचान में नहीं आऊंगी कि किसकी बीवी हूँ, समझे? बेगम! खान साहब और तमन्ना बेगम के बीच प्यार, मोहब्बत, सुख, शांति के अलावा सब कुछ था, लेकिन क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हैं। बुढ़ापे में शादी का ऐसा शौक चराया कि तमन्ना बेगम जैसी कम उम्र औरत से शादी कर बैठे। दरअसल ये इनकी दूसरी शादी है। बरा उस घड़ी को कोसते हैं जब इन्होंने काजी साहब के सामने कह डाला था कबूल है। तब सोचा भी ना था कि तमन्ना बेगम इतनी खतरनाक साबित होंगी। खतरनाक तो खैर दिलशाद की अम्मी थी, यानी कि इनकी पहली बीवी। लेकिन खान साहब केवल 3 बार तलाक 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 कहकर छुट्टी पा गए। लेकिन तमन्ना बेगम तो किसी और ही मिट्टी की बनी हुई निकली। तलाक लफ्ज बोलने के लिए मुंह खोला तो सुनाई दिया तड़ाक तड़ाक तड़ाक। इस रोज रोज की महाभारत से खान साहब बेजार होकर अक्सर कहते थे, कसम खुदा की, इस
वैसे तो वो दिन अच्छे थे तब मैं तांगा चलाया करता था। स्टेशन से घड़ी, घड़ी से स्टेशन, 4 आने की सवारी में सुबह से शाम तक इतनी कमाई हो जाती थी कि चैन से बैठ के खाता था। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक दिन राजा साहब की विलायत की मोटर पंचर हो गई और मैंने अपने तांगे में बिठाकर उन्हें तुरंत फुरत स्टेशन पहुंचा दिया और गाड़ी में बिठा दिया। बस उसी बात से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे रियासत का दीवान बना दिया। तब स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। अब अपनी करनी को भोग रहे हैं। बहरहाल चैनपुर के वासियों की जिंदगी कुल मिलाकर बड़े चैन और आराम से गुजर रही कि अचानक एक हादसा हुआ, सब कुछ उलट पुलट हो गया। दिल्ली के हाकिमों से इनका सुख और चैन देखा ना गया। मुल्क में कुछ नई पॉलिसीज के तहत चैनपुर में जो कुछ हो रहा था वह गैर कानूनी और नाकाबिले मुआफी था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के हाकिमों ने फैसला किया कि किसी अजनबी को खुफिया तौर पर चैनपुर भेजा जाए, जो वहां जाकर सारे भेदों का पता लगाए और वापस आकर खबर दे, ताकि जो भी मुजरिम हो उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए, जो उस समय भी बहुत खतरनाक जेल मानी जाती थी। दरअसल पोस्ट मास्टर जिज्ञासु ने जब वो खत पढ़ा तो ये तिहाड़ जेल का तसव्वुर ही था कि वो चीख मारकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखकर उठे थे। उफ, ये खत था या कयामत। फिर 2 मिनट बाद उठे और ये खबर अपने साथियों को सुनाने के लिए दौड़ पड़े। दीवानगी इतनी थी कि कपड़े पहनने तक का होश न रहा। शुक्र है कच्छा बनियान पहने हुए थे, वरना लोग इन्हें आर्किमिडीज ना समझ बैठते। मैं तो खरगोश का शिकार करने निकला था। खरगोश और इंसान की साइज में बहुत फर्क होता है, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ, एक छोटे गद्दा आदमी था, सफेद धोती पहना हुआ था, झाड़ी के पीछे दिशा मैदान के लिए बैठा हुआ था और शाम का छुटपुटा था, इसलिए ठीक से नजर नहीं आ रहा था और जरा सी झाड़ी हिली और तुम्हें 10 बंदूक दाग दी और बेचारे को भगवान के पास पहुंचा दिया। अरे मैंने तो बंदूक के गोली से पहुंचा, तुम तो पता नहीं अपनी लाश से कितनों को ऊपर पहुंचा चुका, तुम्हारे वजह से आ रहा है सरकार जासूस। अच्छा, और जिस थाने में तो कुछ होता ही नहीं, पता नहीं सुबह शाम तक कितनी बार वो होता है, उसी खबर पहुंच गई होगी दिल्ली तक। अंधा युग में भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी से कहते हैं, लूंगा मैं आस्था तो लेगा नास्ता कौन, शाप तुम्हारा स्वीकार है माँ। इसलिए थाने में जो कुछ होता है उसका दायित्व तो मुझ पर नहीं, ईश्वर पर है। यार ये आपस के झगड़े खत्म करो और खुदा के लिए इस खत को तो पढ़ लो जो जिज्ञासु लेकर आया हैगा। पढ़ो पढ़ो। लेकिन ये लिखा किसने है? अरे मेरे दामाद भेदीलाल भेदिया ने, जो दिल्ली के गोल डाक खाने में रहता है और डाक छापने का काम करता है। और खत खोलने के मामले में मेरे ही नक्शे कदम पर है। लो सुनो। सुना। पूजनीय बाबूजी, सदर सादर चरण स्पर्श अत्र कुशलम च तत्रास्तु के बाद दीगर आभाल ये है कि आज सुबह सुबह मेरे हाथ से एक ऐसा सरकारी गोपनीय पत्र खुल गया जिसका संबंध चैनपुर से है। इसमें लिखा है सरकारी तौर पर एक खुफिया जासूस भेष बदलकर चैनपुर पहुंच रहा है, जो वहां आप लोगों के खिलाफ तफ्तीश करेगा और सरकार को उसकी सारी रिपोर्ट देगा। मुझे पता है आप लोग बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं और जन सेवा की दिशा में आप लोगों ने बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो साली किसी सरकार को पसंद नहीं आएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। मैं भी आपको आगाह करता रहूंगा। बस शेष अगले पत्र में। आपका दामाद भेदीलाल भेदिया, कोट डाक खाना, दिल्ली। बाप रे, अब क्या किया जाए? उसे आने से कैसे रोका जाए? हाँ, एक तरीका हैगा। हम में से किसी एक को दिल्ली जाना होगा और जिज्ञासु के दामाद भेदीलाल की मदद से उस खुफिया अफसर को ढूंढकर उसे शीशे में उतारना होगा। लेकिन जाएगा कौन? हाँ, मेरा ख्याल है तुम ही जाओ तो अच्छा है और अपने साथ गिरफ्तार को भी ले जाओ। अरे इससे कानूनी बारीकियों में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक। इस वक्त 11 बजे में 1:15 ट्रेन है, मिल जाएगी, फौरन भागो।
लेकिन मेरे कपड़े कपड़े अरे बहुत अच्छे हैं। उस खुफिया अफसर का पता लगाने के लिए इससे बेहतर खुफिया लिबास कोई हो ही नहीं सकता। अब जल्दी भागो वरना गाड़ी छूट जाएगी। सर तोड़ दिया। अच्छा क्या? माफी हुजूर। हम बहुत घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं? क्यों? बहुत बुरी खबर है हुजूर। होटल रंग महल में पिछले एक हफ्ते से एक अजनबी आके ठहरा हुआ है। उसके साथ एक नौकर भी है। इस अजनबी की हरकतें बहुत मशकूक है जनाब। हमें लगता है ये आदमी कोई सरकारी जासूस है जो यहाँ किसी खुफिया तहकीकात के इरादे से आया है। सरकारी जासूस? यानी कि वो यहाँ आ चुका है? हे खुदा, हे भगवान, हे राम। हरी बोल। रोगन जोश और शाही कोरमे के बाद अब बारी आती है मटन दो प्याजा की। तो लीजिए पेश है नवाब अकालगढ़ के मशहूर खानसामा जनाब बिस्मिल्लाह खान लजीज की मटन दो प्याजा बनाने की तरकीब। बस बांगड़ू बस, बर्दाश्त नहीं है। क्यों मेरी जान लेने पर तुला हुआ है तू? अरे यार जान तो जान ही है, अब वो मटन दो प्याजा के साथ जाए तो बेहतर है। लेकिन वो मटन दो प्याजा पेट के अंदर होने चाहिए, किताबों के पन्नों में नहीं। इस वक्त भूख का ये आलम है कि मटन दो प्याजा तो छोड़ो, अगर रोटी के साथ दो कच्चे प्याज मिल जाए तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा। लेकिन होटल का बिल अदा नहीं करोगे। अगर तुमने रेस के घोड़े पर रुपया बर्बाद ना किया होता तो ये नौबत ना आती। पेट में ताना गया, तीसरा दिन है। पेट तो दोनों का ही खाली है। लेकिन किसकी वजह से खाली है? मैंने कहा था तिहाड़ जेल तोड़कर भाग निकलो। मैंने कहा था कि मेरठ वाली सेब की जेब काटो, उसमें मेरे सारे पैसे रेस के घोड़े पर लगा दो। मैंने कहा था कि धर्मशाला छोड़कर इस महंगे होटल में ठहरो, महंगी महंगी शराब पियो और मुसल्लम उड़ाओ। अच्छे खासे चैन से जिंदगी कटाई थी। 3 दिन पहले तक तो ऐश किया हमने, एक से बढ़कर एक लजीज खाना खाया है। अरे भाई जो होटल मालिक मार मार के निकाल लेगा, पिछले एक हफ्ते से एक पैसा नहीं दिया हमने। कब तक मनी ऑर्डर वाले का झांसा देते रहोगे उसे? जब तक वो झांसे में आता रहेगा। अब नहीं आने वाला वो भूल जाओ, वरना 3 दिन से हमारा खाना बंद नहीं कर देता। खाना तो तुम्हारी वजह से बंद हुआ है। उसके साथ नहीं नर्वस और घबराए हुए थे कि उस पर शक हो गया। झूठ बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन भाई मेरा कहा मानो और यहाँ से भागने की सोचो। मैं कभी मैदान छोड़कर भागने वाला आदमी नहीं हूँ बांगड़ू। मेरा नाम महबूब है। हालात का मुंह दर मुंह सामना किया करता हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं भी यहाँ नहीं हूँ। तुम हो मैं दरवाजा कौन खोलेगा? तुम खोलोगे? नहीं तुम खोलोगे। मैं ही क्यों? जेल का दरवाजा मैंने खोला, ये दरवाजा तुम खोलोगे। ये क्या? ये आवाज किसकी थी? वेटर की। वो दरवाजा तोड़ने जा रहा था, तभी मैंने दरवाजा खोल दिया। वो अपने ही झोंक में सामने जा टकराया। क्या बात है भाई, क्या तुम दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो मुझे लगा कि आप दोनों ने खुदकुशी ना कर ली हो। हमदर्दी के लिए शुक्रिया, फिलहाल हम जिंदा हैं। देखकर कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। क्यों? खुदकुशी कर लेते तो आप दोनों की इज्जत रह जाती, क्योंकि हमारा मालिक आप दोनों की ऐसी फजीहत करने वाला है कि आप दोनों को जिंदा रहने पर अफसोस होगा। क्या करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा पुलिस में शिकायत करेगा। और क्या? और क्या? लगता है आप दरोगा मान सिंह बैरागी को जानते नहीं हैं, इसीलिए। और क्या
कह रहे हैं वो खुद कुछ नहीं करता और दूसरे जो भी करे पुशुम पुशुम, वो रोकता भी नहीं है। थाने में आप दोनों की लड़ाइयाँ हो जाएगी। तो हम अस्पताल में इलाज करवा लेंगे हैं? बाकी बचे कुछ अंग वहाँ डिस्मेंटल हो जाएंगे। डॉक्टर का नाम है जालिम सिंह। तो हम जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा, अदालत में दरवाजा है ही नहीं, खटखटाओगे क्या? जज साहब का नाम है P.N. तरफदार। तब तो हमें फौरन दिल्ली तार देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। पहुंचेगा ही नहीं। पोस्ट मास्टर का नाम है खोजीलाल जिज्ञासु। यानी यहाँ से भागकर ही जान बच सकती है हमारी। लेकिन भागोगे कैसे? क्योंकि नीचे लोहे का दरवाजा है जिसमें 7 ताले लगे रहते हैं और चाबियां हमारे मालिक के गले में टंगी रहती है। और तुम्हारे मालिक का नाम? हल्लाकू। बहुत खतरनाक है। पिछली बार मटन मसाला खाया था, कैसा लगा था? बहुत अच्छा था। रूम नंबर 3 में ठहरा था, सिर्फ 2 दिन किराया नहीं दे पाया और मटन मसाला बन गया बेचारा। अच्छा हुआ पेट खाली है, वरना सब बाहर आ जाता। वैसे तुम दरवाजा तोड़ना क्यों चाह रहे थे? हमें बचाने के लिए? नहीं, यहाँ जो माल मत्ता बचा हो उसे उठाने के लिए। उफ, क्या सबके सब जानवर हैं यहाँ? किसी के सीने में दिल नहीं? नहीं, इसीलिए मैंने कहा था अगर खुदकुशी कर लेते तो आराम से जाते। शायद तुम ठीक कहते हो। ऐसा करो, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी सलाह पर थोड़ा मशवरा कर लें। जो भी करना हो जरा जल्दी करना, क्योंकि हमारा मालिक आप दोनों के लिए पुलिस लेकर आता ही होगा। यानी कि वो खुफिया जासूस यहाँ आ चुका है। 1 हफ्ते से यही है। अब तक तो उसने सब कुछ पता कर लिया होगा हमारे बारे में। ऐसी चीज ठोकेगा हमारी स्टम्प तक उखड़ जाएगी। अरे अब क्या करें, हम सब इतने हैंगे और वो अकेला, फिर भी हमारा तांगा उलार के दे रहेगा। दिल्ली का वजन पहाड़ जितना होता है, इसके वजह सब हम सब दब कर एसपी की तरफ पीछे जाएंगे। अरे पीछे जाए तभी अच्छा होना चाहिए। दिल्ली वाला मारेगा, मर घसीटेगा दादा, ऐसी चीजा लेकर कर देगा कि पहली रात हिंद हो जाएगी। जो होना है उसे कौन टाल सकता है? फिर चिंता कैसी? चिंता कैसी? सुन लो आकाशवाणी, कह रहे हैंगे चिंता कैसी। ठीक कह रहा हूँ। भूत को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान को देखो। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। लेकिन हमने जो भूत में किया है उसे वो जासूस वर्तमान में देख रहा है और उसी के बल पे वो हमें भविष्य में फांसी पे चढ़ाएगा। क्या हम लोग हमारी गर्दनों की चिंता ना करें? ना, चिंता मत करो, केवल कर्म करो, वो भी बिना फल की आशा किए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन कौन से कर्म? वही जो करते चले आए हो। क्या? अपने कर्म। अपने पुराने कर्म? पुराने कर्म? वो तो बहुत बुरे हैंगे यार। ये प्रश्न द्वैत और अद्वैत का है। ए, खुदा के लिए पहेलियां ना बुझाओ वैरागी, साफ जुबान में कहो जो कहना चाहते हो। भाई, अच्छा और बुरा क्या है? केवल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो अच्छा है वो बुरा भी है और जो बुरा है वो अच्छा भी है। इसी तरह कर्म भी कर्म है। जो कल पुराना था वही आज नया कर्म होगा और आने वाले कल में वही पुराना हो जाएगा। परिपेक्ष बदल जाएगा लेकिन उसका चरित्र तो शाश्वत ही रहेगा। यार इसे समझाते क्यों नहीं? मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मुझसे 4 आने सवारी के हिसाब से बात करे। अरे यार वरे कि थोड़ा नीचे उतरो, हम तो पढ़े लिखे हैं, इतनी ऊंची तो हमारी ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर है। हाँ यार बैरागी, तुम्हारी बातें तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लग रही हैं, ना कोई पढ़ सके ना समझ सके। ठीक है, सरल भाषा में समझाता हूँ। पुराने कर्मों को छुपाने के लिए नए कर्म करो,
ये नए कर्म है वही पुराने वाले, लेकिन परिपेक्ष नया है। जब बंदूक नहीं थी तब भी तो हत्या थी, आज भी है और कल भी रहेंगी। केवल साधन बदले हैं, साध्य नहीं। ठीक ठीक। हत्या शाश्वत है, उसी तरह रिश्वत भी शाश्वत है। संदर्भ, परिपेक्ष, आकार, प्रकार, रूप, स्वरूप, संख्या, परिमाण आदि सब बदलते रहेंगे, लेकिन लेन देन का मूल चरित्र कभी नहीं बदलेगा। दिल्ली से आया परदेसी एक जासूस है, लेकिन जासूस से पहले वो हमारी तुम्हारी तरह एक इंसान है। उसमें और हम में बाहरी अंतर होंगे, लेकिन भीतर से उसमें आप कोई अंतर नहीं पाएंगे, समझे? कसम से लाख रुपए की बात कही है कि वैरागी ने। वाह वैरागी, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या बात है। सचमुच पहले जरा मोर्स कोड में कह रहा था, अब खत का मजमून साफ है। लेकिन शीशे में उतर आएगा वो? क्यों नहीं? ईश्वर में और इस संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। जब लाखन सिंह जैसे व्यक्ति के पाषाण हृदय में मेरे प्रति करुणा का सागर फूट सकता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलो फिर देर किस बात की, होटल रंग मिलकर कुछ किया जाए और उसे अपना मेहमान बनाया जाए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बस अभी आया 1 मिनट में। अरे खां साहब, अरे कपड़े बदलने की जरूरत आपको नहीं, मुझे है। कपड़े बदलने नहीं जा रहा हूँ भाई, सिर्फ बेगम को इत्तला कर दूं, घर को जरा ठीक ठाक कर ले। अभी आया। लेकिन मैं तो पहले जाके कपड़े बदलूंगा। बदलूंगा नहीं, पहनूंगा। और क्या इस तरह जाओगे अफसर जी के सामने? अश्लीलता के चूर में बंद करवा लेंगे और ऑर्डर पे साइन मुझे ही करना होगा। इससे याद है, हमें अपना डिपार्टमेंट ऑर्डर में करना होगा, अप टू डेट है? हाँ, मेरा ख्याल है मैं आगे चलकर तैयार होता हूँ और फिर अफसर जी के स्वागत का भी बंदोबस्त करना है। होटल रंगमहल के बाहर मिलो सब लोग, ठीक है? ठीक है, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। बस दिलदार आ जाए अपनी बेगम से मिलकर। कलमुही, पागल औरत। क्या बोली पागल? अरे बेगम सुनती हो? लो देख लो अपनी लाडली की करतूतें। अरे हर्राफा है हर्राफा। और तुम तो कुटनी हो कुटनी। क्या कहा कुटनी? ये लगा नहीं, जरा अपने कछुए की तरह फैले हुए पैर देख। चप्पल किसे मारा तुमने? रात को उल्टे हो जाते हैं चुड़ैल। अरे तुम अपने देखो, खमीसों की तरह लंबे लंबे नाखून है, इन्हीं से डाल पकड़ के उल्टी लेना चाहती हूँ। चमगादड़। क्या बोलते हैं मुझे? चमगादड़। अरे सुना, सुन लिया भूतनी का कलाम। अब भी कुछ नहीं कहोगे इसे? अरे क्यों बिठा रखा है इसे मेरे सीने पर मूंग डलने के लिए? किसी अंडे बंडे के पल्ले बांधकर दफा क्यों नहीं करते? मेरी जिंदगी की जिल्लतों में गुजरेगी क्या? बोलो, जवाब दो। वो मैं घुमने डाल कर क्यों बैठे हुए हो? हुजूर घुमनिया डाल के नहीं बैठे हैं बेगम साहिबा, हुजूर बेहोश हो गए हैं। बेहोश? अरे जा, ये झूठ मूठ का बहाना कर रहे हैं ताकि मुझे जवाब न देना पड़े। नहीं नहीं बेगम साहिबा, हुजूर सच में बेहोश हो गए हैं। इतने यकीन से कैसे कह सकती है तू? जान की अमान पाऊं तो कहूँ। जान की अमान दी, अब बता। मैंने 10 का नोट हुजूर की जेब से निकाल लिया था, लेकिन वो तो हिले भी नहीं। ओह, इसका मतलब सचमुच बेहोश है। ला, ये 10 का नोट इधर दे। लेकिन ये बेहोश हुए कैसे? आपकी सैंडल सर पर लगी थी। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। मेरी नई सैंडल तोड़ डाली इन्होंने। मेरी गरारे को दिन प्रकाश नहीं होती इससे। अब तू ही बता ला रखी, मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? खां साहब। कौन है? मैं हूँ बेगम साहबा, तरफदार। तो जरा उस तरफ ही रहिएगा, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। दरअसल मैं ना खान साहब का इंतजार कर रहा था, अर्जेंट काम से जाना है। कहाँ? होटल रंगमहल। क्यों? वहाँ का रंगरली मनाने का इरादा है? जी नहीं, दिल्ली से बहुत बड़े अफसर आए हुए, उन्हीं से मिलने जाना है। हाय अल्लाह, अफसर दिल्ली से आए हैं? जी हाँ। कितनी उम्र है उनकी? दिखने में कैसे हैं? बुड्ढे ठुड्ढे तो नहीं है? पता नहीं, अभी हम लोगों ने भी नहीं देखा। ओह, तो देखकर बताइएगा कैसे हैं। जरूर, पहले आप खान साहब को तो भेज दीजिए। ओह, खान साहब को बेहोश पड़े हुए हैं। तो होश में लाइए, अर्जेंट है। पर कैसे होश में लाऊं इन्हें? जूता सुनाऊं या
मैं सैंडल। नहीं नहीं, अब बस उनके कान में कह दीजिए अफसर जी बुला रहे, अभी होश में आ जाएंगे। अच्छा, मेरे सरताज, अफसर जी आपको बुला रहे हैं। आ रहा हूँ अफसर जी, आ रहा हूँ अफसर जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ अफसर जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ अफसर जी, आ रहा हूँ, सुनिए, आ रहा हूँ अफसर जी, आ रहा हूँ। सुनिए, अगर अफसर जी जवान और खूबसूरत हों तो उन्हें मेरा आदाब कहिएगा। अच्छा तो मेरे प्यारे बांगड़ू, अलविदा। अब तो जाते हैं महकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अलविदा दोस्त, अलविदा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बस इतना हिसाब था हमारा, इतनी जिंदगी थी हमारी। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। एक फुर्सते गुनाह मिली, वो भी 4 दिन। देखे हमने हौसले परवरदिगार के। आए आए आए, हसरत उन कुंचों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। क्या बात है भाई, चुप क्यों हो गए? मेरे ख्याल से मुशायरा बहुत हुआ, अब हमें कूच करना चाहिए। ठीक कहते हो भाई, चलो। पहले तुम चलो। चलो। पूरी जिंदगी तुम आगे चलते रहे हो और मुझे पीछे रखा है। इसी बात का तो प्रायश्चित कर रहा हूँ कि कम से कम आखिरी वक्त में तो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। नहीं नहीं, मैं पिछड़े वर्ग में ही ठीक हूँ। तो भागा भी जा सकता है। हाँ, खाना खाने के बाद। और उनके सर्वेंट साहब, चैनपुर रियासत में आपका खुशामदीद। वो आए हैंगे हमारे घर में
ये खुदा की कुदरत हैगी। कुदरत हैगी, कुदरत हैगी, कुदरत हैगी। दिल्ली तो एक शहर हैगा, आलम इंतखाब। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे नहीं 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 नहीं, इनकलाब नहीं, इंतखाब, इंतखाब, इंतखाब। हाँ, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। आलम इंतखाब, आलम में इंतखाब, आलम में इंतखाब। अरे वहाँ का कुत्ता भी हमसे बढ़कर हैगा। बढ़कर हैगा, चढ़कर हैगा, बढ़कर हैगा, चढ़कर हैगा। अरे आप तो फिर भी इंसान हैंगे, ऊपर से अफसर, ऊपर से अफसर, ऊपर से अफसर। वो भी खुफिया, वो भी खुफिया, वो भी खुफिया। आप तो हमारे पालनहार हैंगे, पालनहार हैंगे, पालनहार हैंगे। हमारी अखियों के नूर हैंगे, अखियों के नूर हैंगे, दिल के सुरूर हैंगे। क्यों इतने दूर दूर हैंगे? दूर दूर क्यों हैंगे, दूर दूर क्यों हैंगे? घर चलिए, आप हमारे मेहमान हैंगे। मेहमान हैंगे, जान हैंगे, ईमान हैंगे। रहिए वहाँ चल के जहाँ आराम हैंगे, आराम हैंगे, बेदाम हैंगे। तो चलिए हुजूर, अपने दस्ते पायदार से मेरे घर को पाक साफ कर दीजिए। आइए। अपने अपने घर जाओ, हुजूर अब आराम फरमाएंगे। ठीक है अफसर, ठीक है अफसर, ठीक है अफसर। चलिए अफसर जी। पहले कुछ शरबत वगैरह लीजिए हुजूर। शरबत वगैरह लीजिए, उसके बाद हमाम फरमाइए, फिर जो चाहे लंच डिनर ब्रेकफास्ट। जी नहीं हुजूर, हमाम और गुस्ल हुजूर होटल में फरमा चुके हैं, अब तो बस खाने का इंतजाम किया जाए। जो हुकुम सर्वेंट साहब। सर्वेंट नहीं, सेक्रेटरी साहब। जो हुकुम सेक्रेटरी साहब। तो चलिए खाने के कमरे की तरफ तशरीफ ले चले।
अफसर? कौन सा अफसर? कैसा अफसर? अच्छा जी, तो हम इसे खुफियागिरी करेंगे अब आप। खुफियागिरी? ओह अच्छा, खुफिया अफसर। और नहीं तो क्या सादा अफसर। अगर मुझे पता होता आप इतनी रुखाई से पेश आएंगे तो 2 घंटे बैठ के आपको पंखा ना झलती। पंखा? जी, हाथ टूट गए मेरे आपको पंखा झलते झलते, और 2 घंटों तक छोटे खराटे लिए। कई बार लगा बिल्लियां लड़ रही है। माफी चाहता हूँ, पहले आप ये तो बताइए मैं इस बिस्तर पर पहुंचा कैसे? पहले आप बाहर तो निकल कर आइए, उसके बाद सवाल पूछिएगा। ठीक है, ये लो निकला। अब बताओ मैं इस बिस्तर पर पहुंचा कैसे? कुछ नहीं, बस आप लोग खा रहे थे और खाते ही चले गए, और फिर वही खाली पेटों में सर रखकर गहरी नींद से सो गए। दरअसल खाना बहुत लजीज था और 3 दिन के बाद नसीब हुआ था। हाय अल्लाह, दिल्ली में 3 दिन बाद खाने का रिवाज है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या इसमें भी कोई खुफिया चाल है? हाँ, बस यही समझ लो। लेकिन ये तो बड़ी ज्यादती है। कैसे? ऐसे कि जब आप लोग बेहोश हो गए, सबके होश हो गए, सबको लगा खाने में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं पड़ गया। अब्बू तुम्हारे घबराहट के आधे घंटे के लिए बेहोश हो गए। अब्बू मतलब? इस रियासत के दीवान जनाब दिलदार खां बेमुरव्वत। बेमुरव्वत? ये उनका तखल्लुस है। शायरी आती नहीं, लेकिन तखल्लुस के बहुत शौकीन है। वो मेरे अब्बू है और मैं उनकी बेटी हूँ, दिलशाद जहां। वाह सुभान अल्लाह। ये क्या, 2 पंखों से हवा कर रही थी मुझे? जी नहीं, ये दूसरा पंखा तो मुझे जलाने के लिए ले आई थी। बीजा मालो, अगर आपकी नींद की फिक्र ना होती तो 1 टुकड़ा पंखा ना झलने देती उन्हें। उन्हें? किन्हें? वही बीजा मालो, तमन्ना बेगम, मेरी सौतेली माँ। मुझसे जलन तो ऐसे करती है कि अब क्या कहूँ। वो चीख क्यों रही थी? आजी वाह, कुर्बान जाऊं इस मासूमियत पे। उनका हाथ भंबोड़ कर नोचे खा रहे थे और पूछ रहे वो चीख क्यों रही थी। हाथ नोचे खा रहा था मैं? जी बिल्कुल हमारे गुलफाम की तरह। गुलफाम कौन? हमारा कुत्ता, बोटियां ऐसे भंबोड़ता है वो। माफी चाहता हूँ, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ उस वक्त। जी, खाने का ही देख रहे होंगे। हो सकता है, लेकिन तुम्हारी अम्मी तो बहुत बुरा मान गई होंगी। अरे मानने दीजिए, उनकी परवाह ना कीजिए। अच्छा हुआ जो काट लिया, वो कुछ दिन उनका हाथ नाचना तो बंद होगा। वैसे उठिए, हम कहीं बाहर चलते, बहुत सुहानी शाम है। जरूर जरूर। अरे हाँ, बांगड़ू कहाँ है, मेरा सेक्रेटरी? वो अल्लाह रखी की निगरानी में बहुत खुशी से है। और तुम्हारे अब्बू? वो बेचारे बीजा मालो की हिरासत में बहुत तकलीफ में है। ये जख्म तो बहुत गहरा हैगा बेगम। कैसे लग गई ये चोट? पूरी बोटी उखड़ गई हैगी। चलो तो मैं फौरन अस्पताल ले चलता हूँ। क्यों, तुम्हारे जालिम सिंह की टांगें टूटी हुई हैं जो वो यहाँ नहीं आ सकता? तौबा तौबा, जालिम सिंह से इलाज कराने की तो सोचना भी मत ही। उंगली का इलाज करवाओगी तो पूरा हाथ कटवाना पड़ जाएगा। तो अच्छा ही है, तुम्हें तो खुशी ही होगी। ये क्या कह रही हो? मेरी मानो अस्पताल चली चलो। कंपाउंडर झम्मन लाल जालिम सिंह से ज्यादा काबिल हैगा। एक सुई लगाएगा और दर्द आनन फानन में हवा हो जाएगा। अरे मुझे ही हवा करवा दो ना, ताकि तुम्हें हमेशा के लिए निजात मिल जाए। तुम तो बेगम बस हमेशा ही बिदकी रहती हो। हर तान का सम ताने पे ही टूटा हैगा। तो जहर ला के दे दो ना, एक पसेरी खा के सो जाऊंगी, फिर चैन आराम से रहना तुम और तुम्हारी लाडली। लो भाई, तुम तो खामखा दिल का तार बनाए दे रही हो। अरे उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हैगा? क्या बिगाड़ा हैगा? सुबह से शाम तक मेरे सीने पर मूंग देती है, दुनिया भर की गंदी हरकतें करती है। ब्याह कर दफा क्यों नहीं करते साढ़ बहेड़ी को? अरे कर देंगे, पहले कोई अच्छा सा। हाँ अजी सुनो, एक बात बताओ। ये जो अपने अफसर जी हैं, इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अगर मान जाए तो दिलशाद। क्या पागल हो गए तुम? झचुंदरों को किमखा पहनाना चाह रहे हो? बेगम मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। कैसे कह दिया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतने बड़े अफसर के सामने मैंगनी परोसकर उनकी तौहीन करना चाहते हो? जिंदगी भर तांगा ही चलाते रहे हो ना, कि भूल गए? बेगम जरा धीरे। अरे बंद कर अपनी। हाय अल्लाह, मेरा हाथ। बेगम ला इस पे थोड़ी क्रीम लगा दे। नहीं, रहने दो। अरे बेगम खुदा के वास्ते मान जाओ, वरना जख्म भरेगा नहीं। मैं तो चाहती भी नहीं कि जख्म भरे। मैं तो चाहती हूँ कि जख्म हमेशा हरा रहे, महकता रहे, मुस्कुराता रहे।
हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आंसू? तुम रो रही हो? झूठ? तुम तो सचमुच रो रही हो। इन आंसुओं को ना जाओ मेरी बहन। इन्हें तो आदत हो गई है बहने की। बहुत जिद्दी है ये। लेकिन क्यों? आखिर क्यों तन्नो? मेरे रहते हुए तुम्हारी पत्नी भीगे तो किस काम का मेरा जीना? इससे तो अच्छा है मैं झील में कूदकर अपनी जान तो मुझे वजह बताओ मेरी राहत जहां मेरा दिल तड़प रहा। ये मैंने क्या किया? ये तो मेरा ही दिया हुआ जख्म है। इसे मैंने दोबारा दुखा दिया। आज तक तुम्हें मुझसे क्या मिला है तन्नो? सिर्फ दर्द दर्द और दर्द। लो तन्नो मेरा हाथ काटो। खुशनुमा रात, आसमान में खिला चांद, ठंडी ठंडी हवा और दूर तक फैला पसीना। बिल्कुल हॉरर फिल्म का माहौल है। कितने अनरोमांटिक और बोरिंग आदमी आप।
इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बड़े बड़े खतरों का सामना कैसे करते हो मियां? दरअसल जरूरत नहीं पड़ती। हमारे डिपार्टमेंट की सारी तहकीकात दिन के वक्त में होती है, वो भी दफ्तरों में, रात के वक्त जंगलों में नहीं। दरअसल शहर का रहने वाला हूँ, इस भयानक माहौल की आदत नहीं है। आप सचमुच डर रहे हैं या ये भी कोई खुफिया गिरी है? नहीं नहीं, सचमुच डर रहा हूँ। क्यों कि हम दोनों यहाँ अकेले हैं? हाँ। कि हम दोनों कुछ कर ना बैठे? नहीं। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत? दरअसल मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं। मतलब मेरा इंट्यूशन या छठी हिस्स कह रही है कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है जो हमें वॉच कर रहा है। तीसरा कौन? कोई भूत प्रेत? पता नहीं, लेकिन कोई तीसरा या शायद चौथा या शायद पांचवा, मेरा ख्याल है छठा भी हो सकता है। आप तो दीवाने हो गए हैं, इतने लोग क्या क्यों होंगे भला? पता नहीं, अब मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। नहीं अभी नहीं, बस थोड़ी देर और रुकेंगे। क्या हुआ? ये क्या है? मेरे ख्याल से शेर है। हमको देख के बाहर रहे। संभल के नहीं, खाना खाए। या खुदा, ये तो मेरे नाम है। आपके नाम है मतलब मेरा इंट्यूशन सही था। चलो भागो। एक मिनट तो लीजिए, इसमें है क्या? खत है, खत, ये देखो मेरे नाम। अफसर जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। कल रात 12 बजे ही मिलिए, लेकिन अकेले, किसी पर भरोसा न करे। भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज। भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज? ये चक्कर क्या है? आखिर एक आदमी जंगल में आया कैसे? एक मिनट, इस जंगल का नाम क्या है? पेड़ चल रही है। मैकबेथ, भागो 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 भागो। सबसे पहले मुझे ये बताइए, भेड़िया पीढ़ी भेड़ समाज है क्या? भेड़िया पीढ़ी भेड़ समाज? हाँ, भेड़िया पीढ़ी भेड़ समाज है क्या ये? क्या बताएं हुजूर, समाज तो यहाँ बहुत सारे हैंगे। आर्य समाज, व्यापारी समाज, कल्याण समाज, ये भेड़ समाज तो पहली बार सुन रहे हैंगे। क्यों जी? हाँ जी। नाम से कोई ड्रामे की संस्था मालूम होती है? नहीं यार तरफदार, ड्रामे की संस्था होती तो हमको निमंत्रण नहीं भेजती। अगर दूसरों को भेजती तब भी हमें पता चल जाता। चिट्ठियां तो मैं सभी खोलता हूँ। हाँ ये तो है। तो फिर है क्या ये भेड़िया पीढ़ी भेड़ समाज? कुछ तो बताइए। क्या बताएं हुजूर, आपने तो हमें हैरान में डाल दिया हैगा। कोई पहले पूछ रहे हुजूर, तो कुछ अथा पता बताइए। पता है चिट्ठी और पता है जंगल का। जंगल चिट्ठी? आप तो सचमुच पहले पूछ रहे हो। शट अप। यस सर। आई चुप हो जा जाने में। देख निराश सरकार कितनी सीरियस है। जरा पढ़िए इसे। ये चिट्ठी मुझे जंगल में मिली थी। अफसर जी, आपसे बहुत उम्मीद है। कल आधी रात इसी जंगल में मिलेगा, लेकिन अकेले, किसी पे भरोसा मत कीजिए। भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज। एक मिनट,
जरा मैं भी तो देखूं। ये तो बेरंग है हुजूर, कहीं आपको जुर्माना तो नहीं भरना पड़ गया? जुर्माना तो आप लोग भरेंगे तिहाड़ जेल में जाकर। तिहाड़ जेल? ऐसा मत कीजिए हुजूर, हम सब आपके नाजायज बच्चे हैंगे हुजूर। नाजायज नहीं, नालायक बच्चे हैं। बस इतना बता दीजिए हुजूर की दिक्कत क्या है, डायग्नोज हम खुद कर लेंगे। अरे खत को तार समझ लेंगे, लेकिन ये बताइए जंगल में हुआ क्या है? ठीक है, बताता हूँ। मैं जंगल में था, मेरे साथ दिलशाद भी थी। हम दोनों झील के किनारे बैठे हुए थे। हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वहाँ कोई था जो हमें देख रहा था। इसने चिट्ठी फेंकी, फिर पेड़ चलने लगे। क्या ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं हुजूर, लेकिन पेड़ों का चलना ऐसे कैसे हो सकता है हुजूर? काहे नहीं हुई सकत है, अवश्य हुई सकत है। अंधा युग के पृष्ठ 124 पर भगवान श्री भारती कहत है, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया उस क्षण। प्रभुहीन धरा पर आस्ताहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण। वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। यहाँ कवि का इशारा हमारे जंगल वर्णम वन की ओर ही तो है। तो क्या आपने भी पेड़ चलते हुए देखे हैं? फलते हुए देखे हैं, फूलते हुए देखे हैं, जलते हुए देखे हैं। हमने तो कटते और लगते हुए भी देखे हैंगे यार। तुम चलते हुए की बताओ, देखे हैंगे या नहीं देखे हैंगे? पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, धरती चल रही है, तो क्या पेड़ नहीं चलेंगे? कौन सा डायरेक्शन में यार, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा था? जी हाँ, और उनमें से एक पेड़ छीका भी था। क्या छीका भी था? अच्छा आज छीक। ओह आई सी। व्हाट? नहीं, नेशनल ज्योग्राफी के आर्टिकल में पढ़ा था क्या कि यही पेड़ पौधे कुछ नाजुक होते हैं, जरा से ठंड पड़ जाए तो उन्हें जुकाम हो जाता है। वैसे वो किस किस्म का पेड़ था सर? बहुत बदतमीज किस्म का। उसने छींकने के बाद एक्सक्यूज मी नहीं कहा। कटवा दो साले को। वो वहां नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने भेड़िया भेड़ी भेड़ समाज का भेद नहीं बताया तो आप लोग भी यहाँ नहीं मिलेंगे, बल्कि तिहाड़ जेल में। ये मेरा वादा है, समझे? नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। हम सब आपके जायज बच्चे हैंगे। एक मिनट, हमको कुछ याद आ रहा है। क्या? 28 रैगड़पुरा। एक बार मिल तो ले। एक बार भ प भ स, यानी भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज। अच्छा, लेकिन आखिर ये है क्या बता? जहां तक हमारा अंदाजा है, ये कोई आतंकवादी संस्था है। आतंकवादी संस्था? हाँ, जिसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। उन्होंने अपना एड्रेस क्यों दिया हुआ है? हाँ? यही तो रहस्य की बात है। अब समय आ गया है कि पता लगाया जाए। फौरन लगाइए और इसकी रिपोर्ट लाके मुझे दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। किंतु सरकार, अभी तो आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? हमारे विभागीय समारोह में भाग लेने के लिए। मुख्य अतिथि तो आप ही हैं। यस सर, चीफ गेस्ट। ओ हाँ, इस सारे झंझट में याद ही नहीं रहा। चलिए, कहाँ चलना है? पुलिस लाइन हुजूर। परेड ग्राउंड हुजूर। चलिए।
आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय मुख्य अतिथि अफसर जी, पुलिस दस्यु मैत्री संघ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको ये बताते हुए हमको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज पुलिस और डाकुओं की मित्रता ने अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए, यानी सिल्वर जुबली। इस मित्रता के चलते हमारे राज्य में चतुर्दिक विकास हुआ, प्रगति हुई और इन सब उपलब्धियों का श्रेय उस महान व्यक्ति को जाता है जिसने अपनी लगन, तपस्या और इस मैत्री के वृक्ष को रोपा है, सींचा है और इतना बड़ा किया है कि आज उसकी घनी छाया में हम आराम से विश्राम कर रहे हैं। वो महान व्यक्ति है लाखन सिंह। अब मैं श्रद्धेय अफसर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कर कमलों से आए, दस्युराज लाखन सिंह को दस्यु श्री की उपाधि से विभूषित करें। सॉरी बहन जी, मैं अभी आया। क्या चाह रहे सर? कहीं नहीं, यहाँ आसपास कोई टॉयलेट है? सुसु कर लीजिए सर, पूरे देश पर है। किसी को आने मत देना। जी सर। अब मैं अपने जीवनदाता लाखन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने मुखातिन से 2 शब्द कहें। भावनाओं का ज्वार इतना है कि मेरा गला रोन आप लोगों से जो प्यार, दुलार और सम्मान मुझे मिला है उसका मैं अत्यंत आभारी हूं। आज पुलिस दस्यु मैत्री संघ की 25वीं सालगिरह। इस अवसर पर मैं 2 विषय कि हमारी ओर से दिल्ली से आए हुए अफसर के चरणों में 50,000 रुपये की एक छोटी सी भेंट। दूसरी ये कि मैं दस्युराज दस्यु श्री लाखन सिंह अगले हफ्ते अपने जन्मदिन पर इस दस्यु जीवन से संन्यास ले रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं लाखन सिंह जी? बिल्कुल सही कह रहा हूं सर। इस सत्कार्य की प्रेरणा मुझे आप ही लोगों से मिली है। भला जो काम बिना बंदूक के किया जा सकता है उसके लिए बंदूक उठाना बेकार है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूं। मुबारक हो सर, आप उधर गए, इधर आपको 50,000 की फैज मिल गई। 50,000 की फैज? जी हाँ। अच्छा, 1 मिनट सर, शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे? लेकिन मैं तो चैनपुर पहली बार आया हूँ। सर मैं चैनपुर का नहीं हूँ, दिल्ली का हूँ। भोला राम भुलक्कड़ बिहार जेल पोस्टेड था, वहाँ मेरी गलती 2 कैदी भाग गए। मेरे यहाँ चैनपुर ट्रांसफर कर दिया गया। अब मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ मैंने आपको पहले कहाँ देखा है।
इस बार मैं खाऊंगा। हाय अल्लाह। घबराएगा क्यों हो? खाने भी नहीं दिया तुमने ठीक से यार। हमेशा खाने के बारे में सोचते रहते हो। अच्छा, तुम तो जैसे हो ही नहीं, नींद में भी मुंह चलता ही रहता है तुम्हारा। अभी तो बेगम साहिबा का हाथ चबा गए। बेगम साहिबा की बाढ़ में अब अपना कोरियस बिस्तर समेटो, यहाँ से भागने की सोचो। लेकिन क्यों? क्योंकि बोलाराम भुलक्कड़ यहाँ आ चुका है, चैनपुर में। बोलाराम भुलक्कड़? कौन वो तिहाड़ जेल वाला सिपाही? हाँ, जिसे बेवकूफ बनाकर हम जेल से भागे थे। वो यहाँ आ गया चैनपुर में? न सिर्फ आ गया, बल्कि मेरी उससे मुठभेड़ भी हो चुकी है। उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं? नहीं, लेकिन उसने कहा ऐसा लगता आपको पहले कहीं देखा है। अरे फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको कभी याद नहीं आएगा कि उसने तुम्हें कहाँ देखा है। उसकी याददाश्त बहुत खराब है। लेकिन उस पर ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। आज चेहरा याद आया, कल तो नाम भी याद आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। कैसे प्रॉब्लम्स? जैसे लाखन सिंह की, उस हरामजादे ने मुझे धमकी दी है कि मैं दिलशाद को अपनी बहन के बाबा समझूं। क्या समझ लो? अच्छा, तुम समझ लो लड़की को अपनी बहन? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी तुम्हें दिलशाद से वो सचमुच मोहब्बत हो गई है? हाँ। यार तो फिर यहाँ से भागने की क्यों सोच रहे हो? खान साहब से उसका हाथ क्यों नहीं मांग लेते? लाखन सिंह मुझे गोली से उड़ा देगा यार। दिलशाद तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन जान दोबारा नहीं मिलने वाली। इतने निकम्मे आशिक हो यार। मंजूर है, लेकिन यहाँ से चलो। अरे यार मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। तो ठीक है, मैं जाकर अल्लाह रखी से कह दूंगा कि तुम शादीशुदा हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हरगिज़ करूंगा। फिर देखता हूँ तुम्हारी फिरदौस जहन्नुम में कैसे बदलती है। यार तुम एक नंबर की कमीनी और जलील इंसान हो। गलत। चैनपुर वालों को देखकर मैं अपने आप को फरिश्ता महसूस करने लगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा रुको, बताओ क्या करना है? फौरन किसी सवारी का इंतजाम करो। हम चुपचाप सुबह तक निकल जाएंगे और सुबह तक चैनपुर की हदों से बाहर होंगे। कानों कान किसी को खबर ना हो। जाओ। खुदा का शुक्र है गधे को अकल आ गई, वरना लाखन सिंह तो मुझे जान ही ले लेता। जान तो आप मेरे लेने पर तुले हुए हैं मेरे महबूब। बेगम साहिबा आप? हाँ मैं। इस वक्त इतनी रात को? तो और कब आती? सुबह दांत मांजने के वक्त? नहीं, मेरा मतलब अभी तक आप सोई नहीं। कैसे सोती? इस लायक छोड़ा है आपने मुझे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तो मुझसे हो गई जो एक परदेसी से दिल लगा बैठी, जो मैं जानती कि प्रीत की है दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न कीजिए कोई। जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कहना क्या चाह रही है? ओ मेरी हालत तो वो है कि कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। आप चुप मत रहिए, मेहरबानी करके कह डालिए जो कुछ भी कहना है। वो तो कहूंगी ही, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आज दोपहर में आपने सॉरी बहन जी किससे कहा था, मुझसे या दिलशाद से? दिलशाद से। मुझे पता था आपने सॉरी बहन जी दिलशाद से कहा था, और वो खामखा मुझसे बहस कर रही थी कि आपने सॉरी बहन जी मुझे कहा था। आपको बहन जी कैसे कह सकता हूँ? आप तो मेरी। बस इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरे एतबार की जीत हुई। चलो मैं तैयार हूँ। किस चीज के लिए तैयार हो? चलने के लिए। ये देखो मैंने तो सामान भी पैक कर लिया। ये क्या पागल हो गया बेगम साहिबा? हाँ, पागल हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। झील के किनारे जो मोहब्बत तुमने जताई थी उसी का असर है ये। झील के किनारे मोहब्बत जताई थी किसने? तुमने। और किसने? चांद पर ले जाने के वादे किए थे, मेरे आंसू पोंछे थे और अपना हाथ भी तो कटवाया था। झील पर तो मैं आपके साथ कभी गया ही नहीं। तो अब चले चलो। लेकिन क्यों चला चलूं? आपको तो मैं अपनी माँ के बराबर समझता हूँ। क्या? हाँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने अभी कबूल किया था कि तुमने सॉरी बहन जी दिलशाद से कहा था। हाँ कहा था, लेकिन लाखन सिंह के डर से कहा था। अगर आपको कहना होता तो सॉरी आंटी, सॉरी अम्मी जान कहता। अरे क्या हुआ क्या हुआ? बेगम 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 उठो, बेगम 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 उठो, बेगम 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 इन्हें पागलपन का दौरा पड़ता रहता है। बेगम उठो बेगम। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं चांदनी की डोले में झूलूंगी, चांदनी के प्याले में चांदनी की गुजिया पीऊंगी, और अगर तुम नहीं पीने दोगे तो बेगम या खुदा बचा ले। बेगम क्यों मेरा हाथ मोड़े दे रही हो बार बार? बेगम छोड़ो, बेगम बेगम।
डरिए मत अफसर जी, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम लोग? भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज, आतंकवादी? नहीं अफसर जी, हम आतंकवादी नहीं है, हम तो खुद ही खूनी पंजे के आतंक का शिकार हैं। खूनी पंजा? खां साहब और उनके साथी उन्हें यहाँ खूनी पंजे के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के कारण हमारे जैसे लाखों गरीबों का जीवन बर्बाद हो गया है मालिक। इन्हीं की वजह से देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार है, रिश्वतखोरी और जमाखोरी है। इनके खिलाफ आवाज उठाने वाली की जबान काट दी जाती है, जैसे इसकी। किसी की जबान काट दी जाती है, किसी की टांगें तोड़ दी जाती हैं, आंखें निकाल ली जाती हैं, गोली से उड़ा दिया जाता है। इसलिए हमने ये भेड़िया पीड़ित भेड़ समाज बनवाया, ताकि आप उन भेड़ियों को पकड़कर हम सबकी मदद करें। इन्हीं भेड़ियों के अत्याचारों से बचने के लिए हमने ये संस्था बनाई है। हमने बहुत मुश्किल से दिल्ली की सरकार से दुहाई लगाई थी, हमारी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा हमारी मदद करने। हमने बहुत दिन से आपको ढूंढने की भी कोशिश की, हम जंगल भी गए थे, पर आप हमें वहां मिले नहीं। इसीलिए हम हिम्मत करके यहाँ पर आए, ताकि आपको अपना दुखड़ा सुना सके। इधर रुको, इसको बाहर निकलने मत देना। पकड़ो पकड़ो घबराइए मत सर, आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया है। दरागी साहब ने सुबह से ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया था। हमने घर के चारों ओर 4 सिपाही भी तैनात कर दिए। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से सोइए। अच्छा सर, गुड नाइट। अरे महबूब यार, ये बाहर पुलिस के साथ। एक मिनट सर, मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। अरे देखा होगा, आप जाओ जाओ जाओ। हाँ साहब। जी हुजूर, फरमाइए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। गुजारिश? अरे आप हुक्म कीजिए हुजूर, हुक्म। मैं आपसे दिलशाद का हाथ मांगना चाहता हूँ। दिलशाद का हाथ मांगना चाहते? और बांगड़ू के लिए अल्लाह रखी का हाथ। अल्लाह रखी का भी? अगर आपको कोई एतराज ना हो। एतराज हुजूर? अरे खूब शादी कीजिए, जी भर के शादी कीजिए। या खुदा, मेरे तो भाग ही खुल गए, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। एक बार आप उन दोनों से भी पूछ लीजिए। अरे पूछ लेते हैं। बेटी दिलशाद, बेटी अल्लाह रखी, तुम्हें शादी मंजूर हैगी? वाह 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 वाह। इस काम में अब देरी नहीं होनी चाहिए, ये शादी कल ही होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं लाखन सिंह से कहकर इसे गोली मरवा दूंगी। लाखन! शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती?
सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लाखन यहाँ आ चुका है। तुझे मैंने बोला था कि दिलशाद सिर्फ मेरी है। लेकिन मैं महबूब की हूँ। लड़की की नाक और हाँ में बदलना हमें आता है। पूरा चैनपुर जानता है कि लाखन की आंख इस लड़की पे पड़ गई, समझो कर गई। परासिंग जी सरकार। परासिंग जी सरकार। दूल्हे को तुरंत हम उठाएंगे। बाय वन गेट वन फ्री। कुत्ते कमीने ऐसे हाथ करके बैठे रहोगे क्या? तो ये भाई होने वाली बेगम को तुम्हारी आंखों के सामने से लेके जा रहा है, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ ना करो। ये क्या करेगा? इसको तो लाखन सिंह अभी ठोक डालेगा। फराज सिंह जी सरकार, ठोक डालो। ठोक डालो। सरकारी चूजे लगे, इसका तो लाखन अभी ठोके। लाखन ठोकेगा नहीं, ठोकेगा क्योंकि इसमें गोलियां ही नहीं है। तो फौलाद सिंह बन गया। मतलब लाखन सिंह तुझे मरती है क्या? गोली की आवाज सुनी शायद क्या होता है? हाय हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये कमीना लाखन चूहे की औलाद साबित हुआ। गोली की आवाज से ही मर गया। दूल्हे मियां आ जाइए, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये शादी आराम से होगी। जी नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अरे भला क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मुझे याद आ गया कि ये लोग कौन है। कौन है ये लोग? ये लोग तिहाड़ जेल से भागे हुए मुजरिम है। ये देखिए, कार में छपी हुई इनकी तस्वीर। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये दोनों खुफिया अफसर नहीं है तो खुफिया अफसर है कौन? ये शादी नहीं हो सकती। अरे शादी हो ही नहीं रही। बर्बाद हो गए। अरे आज ही मेरे दामाद भेदीलाल भेदिया का खत आया है दिल्ली के कोर्ट कारखाने से। इसमें लिखा है खुफिया अफसर आज ही चैनपुर पहुंचा है जी, और होटल में मेल में ठहरा है। कितनी उम्र है उसकी? तो नहीं है ना?
मनन गुप्ता, ऋषभ, दीपक वर्मा, शैलेंद्र कुमार and Mangalam Singh, Anni Varenya Singh, as Sutahar and band party. We have Bhagesh Kaushik, Harshvardhan Shinde as Judge P.L. Paramkar, Raja Bhaiya as Dr. Zalim Singh, Naman as Vairagi, Yatendra as Postmaster Jigyasu, Akanksha Gupta as Tamanna Begum, Archita Arora as Dilshad, C. Ravi Agarwal as waiter, Anirudh as Sipahi Bholaram, Rahul Chahal as Mehboob, Mohammad Raza as Bangru. For lights we have Dhanjeet. For makeup we have Anup Ghosh sir, so can join us on stage. And finally our navigator, हमारे मार्गदर्शक and also the director of this play, Virendra Singh Pundial. थैंक यू सो मच। आप लोग अंत तक बने रहे और इन सभी कलाकारों का आपने हौसला अफजाई किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।